गुजरात न्यूज से मैं हूं अनवर शेख और हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज पाकिस्तानी सजाद खान जो इटली के नेशनल हैं और उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठी करके गुजरात में एक प्रॉपर्टी खरीदी। उनके साथ मिसहैप हुआ और उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई 5G टेलीग्राफ एक्ट के खिलाफ थाना दारियाडा में। वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। सजाद, ये बताइए कि आपके साथ क्या मिसहैप हुआ? आप इटली के नेशनल हैं, 32 साल से इटली में मुकीम हैं और मेहनत मजदूरी करके आप पाकिस्तान आए और आपने यहाँ का प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये बता दें। मेरे ख्याल में ये मेरे अकेले की कहानी नहीं है। मेरे जैसे बहुत से ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे जो इस ख्वाब के साथ जीते हैं कि हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और ये अल्लाह ताला का करम है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये पाकिस्तान के नाम से एक तकवीयत मिलती है, एक हिम्मत मिलती है। मेरी ये स्टोरी, मेरी ये कहानी मेरे हाल में गली गली में हो, और मैं इंशाल्लाह जो भी बोलूँगा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर लफ्ज़ सच बोलूँगा। मेरा नाम सजाद खान है, मोहल्ला नूरपुर पड्डे का रिहायशी हूँ गुजरात का, और मैं गुज़िश्ता 32 साल से यूरोप में रह रहा हूँ। मेरा भी एक ख्वाब था कि मैं बाहर जैसी भी लाइफ गुजारी है मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और इधर पाकिस्तान में सरमायाकारी करूँ, इधर मेरा बिजनेस हो। आखिर को मैंने एंड पे जाकर इधर ही मेरी जो भी होना मैंने इधर ही मेरी लाइफ गुजरनी है जो एंड वाली है। मैं 1 जून 2024 को इधर आया पाकिस्तान में, और इधर आकर जैसे नॉर्मल है 2-4 दिन हफ्ता गुजारा है, और मेरा एक ख्वाब था कि मैं इधर मैं कोई प्रॉपर्टी लूँ जिधर मैं बिजनेस शुरू कर सकूँ। इतने अरसे में मुझे मोहल्ले में से पता चला कि ये एक प्रॉपर्टी है 14 मरले जो कि ज़ेर तमीर थी। पहले वो एक मकान था, उन्होंने गिरा कर ऊपर 2 शोरूम और 2 दुकानें बनाई थी। मेरी उनसे बात हो गई। ये एक प्रॉपर्टी रज़ाक नाम का बंदा है, वो सऊदी अरब में गया हज करने, और अल्लाह ताला के रज़ा से उसकी उधर डेथ हो गई, और जब वो फोत हुआ उसकी तदफीन भी उधर होगी। और उस रज़ाक की 2 बेवा थी, उसने 2 शादियाँ की हुई थी, एक अमेरिका में थी सेटल, उसमें से उसके 2 बेटे थे, और एक शादी उसने इधर पाकिस्तान में गुजरात में की हुई थी। वो रिवर गार्डन में उसकी एक वाइफ रह गई थी। जब वो फोत हुआ तो उसकी विरासत जो है वो अदालत के लिए डिग्री होकर वो दोनों बेवाओं के नाम लगी, क्योंकि ये रज़ाक की खरीदशुदा प्रॉपर्टी थी, इसमें माँ बाप का कोई लिंक नहीं था, तलक नहीं। और जैसे ये विरासत दोनों बेवों के नाम लगी, बच्चों के नाम लगी, उन बेवों ने अपनी तरफ से बेचना चाहा तो मेरा उनसे बात होगी, और मैंने जो प्रॉपर्टी जो है उनसे खरीद कर, और उन्होंने जो अमेरिका वाली थी बेवा, उसने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी भेजा, वो एक वकार नाम के बंदे का नाम आया। और जो इधर उसकी दूसरी बेवा थी शमसा बीबी, हमारी बहन है, उन्होंने खुद मुझे डायरेक्ट बयान दिया और ये उन्होंने मेरा नाम मुंतकिल करवा दी, और उन्होंने मुझे कब्जा दे दिया। लेकिन जैसे हम बाहर वाले आते हैं उधर हम रह कर इधर का कानून का मुझे पता नहीं है। उधर का कानून ये है कि जो जिसका है उसी का है, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। तो जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी उन्होंने मुझे कब्जा दिया, और ये ज़ेर तमीर थी, और इसी हिसाब से उसमें रिहाइश रखी नहीं जा सकती थी। इस प्रॉपर्टी के 2 दरवाजे थे, हमने 2 उन्होंने लाख लगवा दिए, मैंने लगा दिया। और मेरे ज़हन में यही था कि मरहूम रज़ाक जो है फोत हो चुका है और उसकी विरासत बेवों के नाम लगी है, और उसमें कोई किसी बंदे का अमल दाखिल नहीं है, किसी और के नाम नहीं है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी, इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन मुझे ये पता था कि उसमें कोई और वारिस नहीं है, शरई वारिस नहीं है। मैंने उसमें से कोई किसी को रिहाइश, क्योंकि रिहाइश की काबिल नहीं थी, मैंने उसको ऐसे कैसे छोड़ा। और 5वें दिन ये रज़ाक मरहूम की एक जो बहन है आसिया सदफ उसका नाम है, उसने एक ताला तोड़कर उसमें कब्जा कर लिया। जैसे उसने कब्जा किया मुझे पता चला, मैंने 1-5 पे कॉल की, हमें लारी अड्डा थाना लगता है गुजरात में हमारे मोहल्ले को। मैंने 1-5 पे कॉल की, उधर से ASI तारक गुज्जर साहब आए, मैंने अपना ताला एक खोल कर दिखाया, उन्होंने वीडियो बनाई, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला अपने डॉक्यूमेंट ले आओ दोनों पार्टियों। मैं अपने डॉक्यूमेंट लेकर उधर थाने में पहुंचा, उन्होंने
मेरी बात सुनी, उसकी भी सुनी। उसके बाद उन्होंने बोला सुबह आओ। मैं सुबह फिर गया और मुख्तर ये कि सुबह आसिया सदफ ने जाकर अदालत में स्टे ले लिया और उसमें मेरे हाल में थाने वालों को चाहिए था कि मेरी उस 15 की कॉल पे, मैं चूंकि एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मुझे ज्यादा कानूनों का नहीं पता था, लेकिन उनको चाहिए था कि मेरी हेल्प करते। और आसिया सदफ के पास कोई आज तक कोई उसके पास प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई चीज भी नहीं है, लेकिन वो मालक बन गई। और ये मालक बनाने वाली जो है ना, ये हमारी पुलिस है। या अब मुझे नहीं पता इनके दरमियान में क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन मुख्तर ये 4 माह के अंदर आसिया सदफ के 3 सिविल कोर्ट में जो इसने स्टे लिया हुआ था वो खत्म हुए, वो मेरे हक में हुए। उसके बाद इसने सेशन कोर्ट में स्टे लिया, उसमें भी खत्म हुआ, वो भी मेरे हक में हुआ। यानी कि मेरे हक में नहीं, वो जो बेवा और यतीम बच्चे उनके हक में हुआ। लेकिन आसिया सदफ ने हत्ताल मकान अभी तक कोशिश कर रही है कि वो यतीमों का माल खाए, बेवों का माल खाए। और जैसे मेरा, जो मैं टू दी पॉइंट बोलता हूँ, जैसे मेरा ये सौदा हुआ उसमें सबसे पहले ये प्रॉपर्टी के डिफरेंट में एक तारक सलामत नाम का लड़का है जो हमारे मोहल्ले का है, वो उसके साथ यानी ज़ाहिर है हमारे मोहल्ले का है, दोस्ती भी है उसके साथ, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी है। जैसे मैंने प्रॉपर्टी का सौदा किया तो इससे मेरी पहली, इसने मुझे गली में रोका, इसने बोला ये प्रॉपर्टी तो मैंने लेनी थी, हम बिल्कुल सामने रहते हैं, मैंने ब्रिज बनाना था, मेरा ये हाल था। मैंने उसको बोला ठीक है, तुमने लेनी थी तो तुम ले लेना, लेकिन चलो मेरी किस्मत में मैंने ले लिया। इस बात में इसने मुझे थोड़ी सी धमकियां वगैरह भी दी, लेकिन मैंने इग्नोर किया। मैंने बोला ये मेरा दोस्त है, क्या करे। लेकिन आस्ता आस्ता आगे जैसे चला हूँ, ये मैं खुलकर बोलना चाहता, तारक सलामत जो पहले मेरा भाई बना हुआ था, इसने वो आसिया सदफ के साथ मिलकर, और इन्होंने मुझे तारक सलामत ने मुझे खुद बोला है, क्योंकि इसने एक मीडिया चैनल बना रखा है जिसका नाम है पाक न्यूज, और पाक न्यूज की आड़ में ये जो कुछ कर रहे हैं, मैं अपनी गवर्नमेंट से इस्तदा करता हूँ कि प्लीज इनके बारे में छानबीन की जाए। मैं बात इधर से स्टार्ट करता हूँ। पहली तो बात ये है, तारक सलामत जो है खुद को चेयरमैन FIA लिखता है, और चेयरमैन FIA लिखना एक बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ, कभी कभी ये लिखता है चेयरमैन FIA और आगे कभी कभी लिखता है चेयरमैन FIA स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन आज तक किसी बंदे ने गौर नहीं किया। ये खुद को ये मीडिया का बंदा साबित करके ये हर 2 नंबर काम करते हैं। आज से 4-5 साल पहले इनके ऊपर FIR ने पर्चा दिया था, इनके घर से कम 5000 सिमें बरामद हुई। इनने गेटवे बनाए हुए थे, ये हुंडी का काम करते थे, ये सारा 2 नंबर काम करते थे। ये 4 भाई, एक अमेरिका से आया हुआ, एक दुबई से आया हुआ, ये चारों मिलकर 2 नंबर काम करते थे। इन पे FIR के पर्चा भी हुआ है, इनके पास FIR के पास इनका पूरा बायोडाटा है। और कभी इन्होंने किसी बंदे ने इनसे ये नहीं पूछा कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। और मैंने ये तफसील थोड़ी सी इसलिए दे दी है कि ये तारक सलामत का क्या किरदार है, और ये तारक सलामत जैसे बंदे जो है, ये साफियों के नाम को इन्होंने दबा लगा रखा है। ये बंदे को ब्लैकमेल करते हैं, पैसा मांगते हैं, और खास तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये इनको थ्रेट करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे। मुझे भी इन्होंने शुरू से धमकियां दी। मैंने बोला मैं अल्लाह ताला पे यकीन रखता हूँ, मैं सच के साथ हूँ, और मेरा आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किस्सा मुझसे आगे जैसे ये मेरे हक में यानी सेशन कोर्ट से इनका केस हुआ है, तो इसके बाद ये थोड़ा सा नर्वस हो गए। इन्होंने तारक सलामत ने मेरे खिलाफ एक वीडियो चलाई, और जिसमें इसने मुझे साबित करने की कोशिश की, जो कि मैं साल में 1 दफा पाकिस्तान आता हूँ कि मैं माफिया ग्रुप और मैं कब्जा ग्रुप हूँ। हालांकि ये कब्जा ग्रुप है, माफिया ग्रुप है। और इसी आसिया सदफ पे थाना सदर में मेरे से पहले इन्होंने इसी बेवा शमसा की और सरैया जबीन की जायदाद हड़प करने की कोशिश की। इन्होंने कोठी पे कब्जा किया, 3 कारें, प्लाट, और इन्होंने क्या है, उधर शमसा बीवी ने थाने सदर में इन पे के खिलाफ पर्चा कराया। और आसिया सदर का भाई तालब से है, वो भी अमेरिका से आया हुआ है, वो भी, और इसका आसिया सदर का बेटा जवार ये जेल में भी गए हैं, और उसके बाद ये उधर से भागे हैं। इन्होंने कब्जा छोड़ा है, इसके बाद उन्होंने इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, और मेरी आज तक किसी ने बात नहीं सुनी। और मुझे इस बात का दुख है कि मैं हक बजानब होते हुए भी कोई मैंने हर तरफ से
एप्लीकेशन दी और मेरे इस वाक़े का मैं अगर नीचे से शुरू करूं, स्पाई से लेकर SHO, DSP साहब, SP साहब, DPO साहब और RPO साहब को भी इस स्टोरी का सब पता है और सब मानते हैं कि मैं और शमसा बहन है वो हक भी जानना है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ये आसिया सदर के पास कोई प्रूफ नहीं, कोई इसके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये मोहल्ले वालों के 4, 5, 10 बंदों के ये इकरारनामे है कि ये औरत इधर रह चली है। मैं मानता हूँ एक भाई की प्रॉपर्टी थी, इधर भाई की प्रॉपर्टी पे बहन रह सकती लेकिन मालिक नहीं बन सकती। और इसी सिलसिले में इसने ये तारक सलामत ने जब ये देखा कि इनकी ये दाल किसी मुझे ठग भी किया, मुझे पैसे भी मांगने की कोशिश की, लेकिन मैंने जब इनकी बात ना मानी, इन्होंने मेरे पे पर्चा, मेरे पे FIR दे दी। वो FIR किस बात की थी कि ये मेरे साथ 17 तारीख तक मेरे साथ व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग ये मुझे करता है, मैं करता हूँ, मेरी इससे डेली एक दिन छोड़कर दूसरे दिन बात होती है। और 17 तारीख को मैंने इसको शाम को बोला, जब इसने वीडियो वायरल की, वीडियो अपलोड की, तो मैंने इसको बोला भाई तुमने ये ज्यादती की है, तुम लड़ाई, तुम इंतशार फैला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं है कि मैं किसी को थ्रेट करूँ या कब्जा करूँ। और ये मैंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। तो ये आपने गलती की है। इसने मुझे बोला था कि आप 50,000 तुम दो, मैं तुम्हारी वीडियो डाउनलोड करके मैं वायरल कर देता हूँ। मैंने इसको बोला मैं हक के साथ चलने वाला हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे इसका अल्लाह ताला की तरफ से जवाब है। तो इसने मुझे एक दिन में ये DPO साहब के पास गया, 2 साफी लिखा। मैं अब उन साफियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो भी मेरे भाई हैं और मेरे ख्याल में जिसने करप्शन, जिसने इसके झूठ का साथ दिया वो अल्लाह ताला से सजा पाएगा। और ये DPO साहब के साथ जाकर उन्होंने मीटिंग की मेरे खिलाफ और DPO साहब ने ऑर्डर किया। मुझे नहीं पता इनका कानून, आप पाकिस्तान का कानून क्या है। जो इंसाफ है, जो सच्चा है उसको झूठा करार देते हैं और जो झूठा है उसको सच्चा करार देते हैं। और DPO साहब के ऑर्डर पे मेरे पे इन्होंने एक दिन में FIR करवा दी कि मैंने इस तारक सलामत को धमकियां दी हैं, जान से मारने की कोशिश, जान से मारने की धमकियां दी हैं, गाली गलौज की है। मैं हल्फन अपने अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान कर, क्योंकि मेरे साथ मैं इसको भाई समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके दिल में क्या था, इसके दिल में बुग़्ज़ था। मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी, मैंने इससे कोई गाली गलौज नहीं की। मैं अकेला एक बंदा, मैं इसको क्या कर सकता था। लेकिन इधर इसने सहाफत की आड़ में, हालांकि ये मेरे सामने, ये बिल्कुल समझ लें जो 10 पास बंदा है, इसने कोई सहाफत का कोई सर्टिफिकेट नहीं किया हुआ, लेकिन सहाफत इन्हें पाक न्यूज चलाकर अपना पुराना जुर्म भी छुपाने की कोशिश किया। और ये इसकी आड़ में बहुत से काम करते हैं। और मैं गवर्नमेंट से भी और अपनी जो भी हमारे जो पाकिस्तान के सरबराह हैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि इस जैसे साफियों को का कंट्रोल किया जाए और इनके बारे में छानबीन की जाए कि ये इनके पास कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। अभी इन्होंने मुझे जो बोला था उसी हिसाब से मेरे साथ वही हुआ है। और इसमें मैं पुलिस की तरफ मैं थाने में गया, मेरे पे हालांकि ये मैंने की है, क्योंकि मैं पहले भी कॉल इसको करता हूँ और मेरे पास आंधी रिकॉर्ड है कि 17 तारीख तक ये मुझे गुड मॉर्निंग हो रहा है और मेरी बात भी होती है। और 18 को इसने मेरे में पर्चा करा दिया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको नेक दे। लेकिन मुझे बहुत न्याय अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मुझे 8 माह हो गया है। मुझे 8 माह में इन्होंने, एक तारक सलामत अकेला नहीं है इस मोहल्ले में हमारे में, मैं उनका नाम लेने में भी झिझकूंगा नहीं। एक रुखसार शाह है, दानो शाह उसको बोलते हैं, एक यासर शेख है, वो पुलिस का ड्राइवर है और वो उसको पुलिस की ड्राइवर की आड़ में वो चालबाजी, चालसाज है। ये सब मिलकर आसिया सदर के कहने पे ये सारा जो कुछ मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पुलिस के साथ मिलकर ये जो कुछ हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। और मुझे अपना, मैं तो पहले ही इन्होंने मुझे इतना थ्रेट किया हुआ है कि मैं ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो गया। जैसे इसने पिछले माह की 25 तारीख को
इसने मेरे 16 तारीख को इसने मेरे पे पर्चा कराया है, 25D का बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे इनका कानून है, मुझे उधर का कानून आते हैं, इधर का नहीं पता। और 16 को पर्चा करा के, सॉरी 16 को ये मेरी वीडियो वायरल करता है 16-17 के दरमियान, और 18 को मेरे पे पर्चा कराता है, और 25 तारीख को इन्होंने एक मुर्सलीन नाम का लड़का है उसके साथ उसको मेरे पीछे लगाया हुआ, और इन्होंने मुर्सलीन जो है मेरे साथ वो हाथोपाई हुआ है, उसने गाली गलौज किया और उसने मुझे बोला तुम घर आओ हम देख लेते हैं। इन्होंने ये जो जितना प्रोग्राम बना है यासर शेख, रुखसार शाह और दानिश शाह और तारक सलामत और आसिया सदम और तालब सैन के कहने पे बना, इन्होंने मुझे और मेरे भांजे को, इनके पास पिस्टल थे, इन्होंने हमें रास्ते में इधर मैं अपनी बहन के घर के करीब पहुंचा हूँ तो इन्होंने हम पे हमला हो गया। और मैं ये 3 बंदों को पहचानता हूँ, तालब सैन है, जुआर जो आसिया सदम का बेटा है, तालब सैन भाई है, और उसके बाद मुर्सलीन जो इनका बेटा बना है आसिया सदम का। ये इन्होंने मेरे पे हमला और मेरे भांजे पे हमला किया, और मेरे सर पे भी इन्होंने पिस्टल के बट मारे, मेरा जिस्म सारा जख्मी किया। और उसके बाद मेरे भांजे की उंगलियां वगैरह टूटी, हमने वो उधर से हॉस्पिटल से हमने रिजल्ट लिया और हमने इस पे पर्चा कराया, लेकिन मेरा पर्चे का भी पुलिस वालों ने इनसे पैसे लेकर कुछ नहीं बनाया, मुझे उल्टा बोल रहे हैं कि तुम मुजरिम हो। और मुझे ये अभी भी मोहल्ले वालों की तरफ से पता चलता है कि मुझे बार बार धमकी दी जाती है कि हम तुम्हारी नेशनैलिटी खत्म करवा देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, बेहतर है इससे पहले कि ये मेरे पे साथ कुछ करें। मैंने क्या सोचा है, मेरी कोई बंदा बात नहीं सुन रहा, मैं DSP साहब के पास भी गया हूँ, उन्होंने भी मेरे सामने आंखों के सामने उन्होंने भी झूठा करार दिया है आसिया सदम। मैं RPO गुजरावाला में भी गया हूँ और सारी स्टोरी का उनको भी पता है, शमसा बीबी वाली का, ये हमारी का, और सबको पता होते हुए भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी सारी उम्र की जमा पूंजी वो भी मैंने लगा दी है, और ऊपर से मुझे जेल में जाने की, मारने की धमकियां दे रहे हैं। इससे बेहतर है अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सबसे पहले तारक सलामत है, और उसके बाद ये आसिया सदम, तालब सैन, जुआर और यासर शेख और रुखसार शाह, ये जिम्मेदार होंगे। और मैंने क्या फैसला किया कि अभी मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं इतना थ्रेड हो गया हूँ और मेरा पासपोर्ट भी खत्म होने वाला है, और मुझे इन्होंने इन केसों में फंसा रखा है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। और मैंने एक बात सोची है, खुदकशी करना हराम है। मैं एक मुसलमान, मेरा एक मान है, लेकिन ये बंदे इन्होंने, ये भी बाद में साथ में शामिल करूँ, इन्होंने पुलिस वालों को 10 लाख तक की, वो एक SHO साहब है, वो बहुत ही अच्छे हैं, उनको इन्होंने 10 लाख तक की ऑफर किया कि इसके ऊपर पर्चा दे, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जो नीचे वाला तबका है वो पैसा खाता है, ऊपर वाले हमारे अफसर जो है बहुत अच्छे हैं, मैं किसी अफसर पे उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन नीचे वाला तबका जो है ना, वो जो मुजरम है उनसे पैसे ले लेते हैं, और जो मजलूम होते हैं मेरी तरह के बंदे, वो मेरे को भी पैसे भी मांगते हैं, और ऊपर से दूसरे जो है जो जुल्म कर रहे हैं उनसे भी पैसे लेकर वो उनका साथ देते हैं। और मेरी ये इल्तिजा है वज़ीर आला से, सब हुकाम से, और जो हमारे जो स्पेशल जो हमारे इंसाफ वाले इदारे हैं और अदालत से, अदलिया से, कि प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए, और जो कसूरवार है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और और जब मैंने कॉल की थी, मैंने 10 बंदे 12 मेरे पास दोस्त से, उन्होंने हल्फिया बयान दिए हुए हैं कि मैंने कॉल पे कोई गाली गलौज नहीं की, कोई किसी को धमकी नहीं दी, फिर भी मुझे फंसाया गया है, बस मुझे इंसाफ चाहिए। और DPO साहब और DSP साहब, SP साहब, RPO साहब, मेरी सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ ये
इस केस को देखें और मेरिट पे फैसला करें। अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की है तो मुझे उसकी सलाह मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे सलाह तो इस बात की मिल चुकी है कि मैं इधर आकर एक ख्वाब लेकर आया और मुझे एक बात का दुख है, तकलीफ है और एक बात का डर भी है। ये मेरे तरह के और भी बहुत से और चीज़ होंगे जिनके ख्वाब इस तरह टूटे हैं और कईयों ने खुदकुशी भी की होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं अपनी गवर्नमेंट से सलाह करता हूँ, प्लीज आपकी मेहरबानी, आप ये जो ये मीडिया वाले जो अच्छे हैं और ये मीडिया का वसत से मैं ये अपनी बात बचा रहा हूँ, इसमें सारे जो है वो सारे काली भेड़े नहीं है, लेकिन इसमें एक दो मछली पूरे तालाब को खराब करती है। इसी तरह एक दो जैसे तारक सलामत हो गया, इसकी स्पेशल इंस्पेक्शन की जाए। ये इसके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, लेकिन ये बंदों को हरासा करते हैं और पैसे लेकर लोगों को इनको पैसे देते हैं ये उसके हो जाते हैं। बस मैं आखिरी और मेरी ये तलजिया है, प्लीज मेरी बात को ऐसे ना फेंका जाए, मेरिट पे फैसला करें। अगर तो मैं कसूरवार हूँ तो मुझे जो इधर का करोड़ बोलता है मैं सलाह पूछने को तैयार हूँ, और लेकिन अगर मेरा इंसाफ ना होगा तो मेरे जैसे और भी कहीं इधर रोड पे चौक पे ये जीटीएस चौक में, मैंने पहले सोचा जीटीएस चौक पे आकर खुदसोजी कर लूं, मैं करने की कोशिश करूं भी, लेकिन मुझे क्या मेरे ऐसा करने से इस माशरे में, इस पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जाती होना खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं इंशाल्लाह मैं अपनी जान पहले दूंगा